हाय गाइस, सब बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं सी राहुल गर्ग स्वागत करता हूं आप सब बच्चों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में जहां पर पुत्र डिस्कस करने वाले हैं एफएम और एसएम सब्जेक्ट के जनवरी 2025 के क्वेश्चन पेपर को, जो कि आईसीआई ने लिया था सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर है। जिन बच्चों ने हमसे क्लास लिया था भाई, उन्हें तो कोई भी नया पॉइंट नहीं मिला होगा, गारंटी के साथ कह सकते हैं। और ऐसा पेपर था जिसमें बहुत सारे बच्चों ने एफएम में तो 50 आउट ऑफ 50 लिए थे। राइट, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एफएम से और उसके बाद एसएम पर जो है चले जाएंगे। सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से पुत्र डिस्कस करने वाले हैं। अगर इस वीडियो तक पहुंच गए हो, सबसे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को कर लेना प्रेस। साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, सो दैट यू मे नॉट मिस एनी इंपॉर्टेंट नोट्स, नोटिफिकेशंस एक्सेट्रा। चलिए जी, फटाफट से आप बच्चों को लेकर चलता हूं मेन स्क्रीन पर, जहां पर हमारा इंतजार कर रहा है ये क्वेश्चन पेपर। मैंने काफी सारी वर्किंग इस पर पहले ही कर ली है, सो क्लास के अंदर जो है समय हमारा जाया ना हो। कैलकुलेटर मैंने अपने पास रख लिया है, आप बच्चे भी बेटर होगा अपने पास कैलकुलेटर रख लें, सो दैट इंपॉर्टेंट चीजें जो है साथ साथ जो है करते चलेंगे। जैसा कि हम जानते हैं एग्जाम के अंदर आपको दो भाग में पेपर आता है, 30 मार्क्स का एमसीक्यू एंड 70 मार्क्स का पुत्र रहता है डिस्क्रिप्टिव। तो पहले हमारा जो पार्ट रहेगा, हमारा पार्ट रहेगा सबसे पहले एमसीक्यू, जो कि है आपके 30 मार्क्स के। फटाफट से दिखाता हूँ आपको पार्ट वन एमसीक्यू। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसके अंदर आ रहा है केस सिनेरियो वन, जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, इससे संबंधित कई सारे प्रश्न होंगे। उसके बाद क्वेश्चन लिखते हैं भैया ये केस सिनेरियो नंबर टू है, ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का दिखता है। उसके बाद केस सिनेरियो थ्री आ जाता है, बड़े बड़े पैराग्राफ लिखे हैं, मतलब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात करेगा। कुल मिलाकर जो है पेपर के अंदर 16 एमसीक्यूज हैं, जो 30 मार्क्स कंप्राइज करते हैं। जैसे ही वाला पोर्शन खत्म होगा, हम पार्ट नंबर टू पर आ जाएंगे पुत्र, जो बात करेगा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की। पार्ट टू में सबसे पहले रहेगा सेक्शन ए फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और उसके बाद सेक्शन बी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में जाएंगे। तो इस तरीके से आज का ये हमारा कार्यक्रम जो है पुत्र जी चलने वाला है। करें स्टार्ट, बोलो जय माता दी। कमॉन जी कमॉन। उम्मीद करता हूँ पुत्र सारे बच्चे स्क्रीन देख पा रहे होंगे। ये लीजिए जी, केस सिनेरियो वन हमारे सामने। क्वेश्चन कहता है कोरल लिमिटेड इज एन एग्री बिजनेस कंपनी दैट ऑपरेट्स इन टू सेगमेंट्स, एनिमल फीड एंड द क्रॉप प्रोटेक्शन. Company's R&D department has been instrumental in its growth and success. The existing capital structure of the company is as follows. ठीक है, अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करनी चालू करी उसने कि भाई कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है। एक तो इक्विटी शेयर और दूसरा 15% डिबेंचर है। 10 लाख शेयर है, 10 रुपए का एक है तो 1 करोड़ हो गए। 30,000 डिबेंचर है, 100 रुपए के 30 लाख हो गए। क्वेश्चन के अंदर जी, कोरल लिमिटेड डिजायर्स टू एक्सपेंड इट्स होराइजन इन ब्रीडिंग हाई यील्डिंग एंड डिसीज रेजिस्टेंट सीड्स for increasing the agricultural productivity. For that, the company requires additional funds amounting 100 lakh to finance this expansion plan. अपने लिए एफएम के लिए तो मेन बात यह भाई कितना पैसा तुम्हें चाहिए, तो बोला 100 लाख रुपए चाहिए, मतलब 1 करोड़। द एक्सपेक्टेड अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब ईबीआईटी आफ्टर दिस एडिशनल इन्वेस्टमेंट विल बी 76 लाख। तो ये मजे की बात बता दी क्वेश्चन ने, कहता भाई जब आप ये इन्वेस्टमेंट भी कर दोगे, उसके बाद जो अपनी एक्सपेक्टेड ईबीआईटी होगी 76 लाख होने वाली है। क्वेश्चन कहता है जो टैक्स रेट है वो 30% रहने वाला है कंपनी का। एंड द कंपनी हैज गॉट टू ऑल्टरनेटिव्स फॉर रेजिंग दिस एडिशनल फंड। दो उनके पास डिफरेंट ऑल्टरनेटिव रहने वाले हैं पुत्र, प्लान वन और प्लान टू की बात यहाँ पर जो है हमारे साथ की जा रही है। प्लान वन में इक्विटी शेयर्स कितने होंगे 30%, प्लान टू में 10%। डिबेंचर होंगे जी पहले प्लान में 70%, दूसरे में 50, और 7.15 वाले प्रेफरेंस शेयर होंगे। पहले प्लान में 0 है और दूसरे में 40 है। अगर आप इनका सम टोटल करोगे, अगर आप इनका सम टोटल, ओहो, अगर आप इनका सम टोटल करोगे तो कितना बन जाएगा 100, और इनका सम टोटल भी करोगे तो कितना बन जाएगा जी 100। तो ये मेन बात है क्वेश्चन की। अब इसकी डिटेल में चलते हैं। क्या कहता है, इक्विटी शेयर है 10 रुपए का एक, या 10 रुपए का एक था, बिल्कुल जी 10 रुपए का एक था। लेकिन जब नया आप इशू करेंगे तो कहते हैं इट विल बी इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹15 पर शेयर। यानी कि 10 वाला शेयर 15 में इशू करोगे, 15 के प्रीमियम पर, सॉरी, तो 25 रुपए पर आपका नया शेयर का इशू प्राइस होगा। तो जब नए शेयर निकलेंगे इस तरीके से निकालने हैं। डिबेंचर 100 रुपए का एक होगा, और 7.5% प्रेफरेंस शेयर 10 रुपए का एक प्रेफरेंस शेयर होने वाला है, और ये दोनों पार पर ही आप इशू करने वाले हो। क्वेश्चन में आगे देखते हैं। कहता है जी आपको 1 से लेकर 5 नंबर तक क्वेश्चन जो है आंसर करने हैं। सबसे पहली चीज पूछता है व्हाट विल बी द ईपीएस ऑफ द कंपनी इन दिस प्लान वन एंड प्लान टू। समझ गए आप, कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर का क्वेश्चन है, जहां पर इनकम स्टेटमेंट बनानी है ईबीआईटी से स्टार्ट करते हुए ईपीएस तक पुत्र आपने जो है पहुंच जाना है, और वो दोनों प्लान की ईपीएस हमें बतानी है। इंस्टीट्यूट ने जब आंसर दिया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, बस इतना लिख देता है, कहाँ गया, ओए ओए ओए, अरे एक मिनट जी, ये लो। इंस्टीट्यूट जब आंसर लिखता है तो बस ऐसे लिख देता है, इनकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ये वाले क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के लिए घबराइए नहीं। ये है हमारे पास केस सिनेरियो वन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सबसे पहले यू विल सी वी हैव रिटन स्टेटमेंट ऑफ ईपीएस एंड एमपीएस। तो इसके अंदर अपने को पुत्र प्लान वन
और प्लान 2 दोनों का करना है। क्वेश्चन ने क्या बताया आपको स्टार्टिंग पॉइंट ईबीआईटी, उसने बोला भैया 76 लाख होगा, मेरे संग संग रहेंगे 76 लाख। उसके बाद आपको माइनस करना है इंटरेस्ट। जरा देखिए, जो एग्जिस्टिंग डेट है 30 लाख रुपए का, इसके ऊपर जो 15% का इंटरेस्ट है वो तो दो सभी प्लान्स में जाएगा, दोनों ही प्लान्स में जाएगा आपका। तो एग्जिस्टिंग वाला 30 लाख का 15% तो पुत्र 4,50,000 दोनों जगह पर आ गया। और जो नए वाला इंटरेस्ट है आपका वो सिर्फ कौन से प्लान में आएगा, दोनों में आएगा। ठीक है, तो 100 लाख टोटल रेज करना था, 100 लाख में से 70% प्लान वन में डिबेंचर के थ्रू कर रहे हैं, यानी कि 70 लाख रुपी, 70 लाख रुपी 13% इंटरेस्ट। ये देखिए जी, 100 लाख का 70%, 70 लाख रुपए रेज किया आपने डेट से, और 13% का इंटरेस्ट है तो 9,10,000 पुत्तर आ गया। वहीं दूसरे प्लान की बात करता हूं तो 100 लाख में से 50% प्लान 2 के थ्रू आप रेज कर रहे हैं, प्लान 2 में डिबेंचर के थ्रू, तो 100 लाख का 50% 50 लाख, और 50 लाख का 13% देखेंगे पुत्र 6.5 आ गया। ईबीआईटी में से ये इंटरेस्ट माइनस करते हुए आप पहुंच गए पुत्र ईबीटी पर। क्वेश्चन ने आपको यहाँ पर टैक्स का रेट बताया था, याद रखना जी 30%। 30% टैक्स आपने माइनस किया, आपके पास बच गया पुत्र जी ई 43.68 एंड 45.50। उसके बाद बारी है प्रेफरेंस डिविडेंड की। क्या कोई एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस कैपिटल था? नहीं था, तो एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस डिविडेंड तो है नहीं, सिर्फ नया वाला होगा। और कौन से प्लान में होगा? अगर आप देखेंगे प्लान 1 में तो प्रेफरेंस है ही नहीं, सिर्फ प्लान 2 में है। 100 लाख में से 40% यानी कि 40 लाख रुपए, और क्या रेट है डिविडेंड का? 7.15। तो 40 लाख रुपए का 7.15% करेंगे, 2.86 आ गया, माइनस किया, एंड यू गेट योर ई ए ई एज 43.68 एंड 42.64 पुत्र जी। दिस शुड बी कंफर्टेबल। उसके बाद है नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करना, उसमें एक तो एग्जिस्टिंग शेयर है आपके, देखिए 10 लाख शेयर तो एग्जिस्टिंग है जो दोनों प्लान्स में रहेंगे, 10 लाख और 10 लाख। जहां तक न्यू वाले शेयर्स की बात है, ये कैसे आएंगे? तो आपने ध्यान देना, क्वेश्चन ने कहा था भैया पहले प्लान में 30%, 100 लाख का 30% मतलब 30 लाख रेज करना है, और इशू प्राइस कितना है? 25 रुपए। सेकंड प्लान में 100 लाख का 10% यानी कि सिर्फ 10 लाख रुपए इक्विटी के थ्रू रेज करना है, और प्राइस क्या रहेगा? 25 रुपए। देखिए जी, इस वाले प्लान में पहले में 100 लाख का 30% यानी कि 30 लाख डिवाइड बाई 25 करोगे तो 1,20,000 शेयर आ गए। और दूसरे प्लान में 100 लाख का 10% सिर्फ 10 लाख ही रेज करना है, डिवाइड बाई 25 के तो 0.4। आप इन दोनों को टोटल कर लें तो टोटल शेयर्स आ गए जो कि आपके पास रहने वाले हैं दोनों प्लान्स में। आपने ई को डिवाइड किया नंबर ऑफ शेयर से, तो आपका पुत्र ईपीएस आ गया 3.9 एंड 4.1। 3.9 एंड 4.1 देखो कौन सी ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है, तो ये आपका करेक्ट आंसर बनता है फर्स्ट क्वेश्चन का। आई होप इट इज कंफर्टेबल। सेकंड क्वेश्चन पूछता है पुत्र, व्हाट विल बी द मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ द कंपनी इफ द पीई रेशियो इज 12 एंड 15 ऑफ प्लान 1 एंड प्लान 2? ये लीजिए, जब आपने एक बार ईपीएस तक कर लिया, जब आपने एक बार ईपीएस तक कर लिया, उसके बाद की कहानी बता रहा है, कहता भैया पी रेशियो है 12 और 15, और हम जानते हैं अगर ईपीएस को पी से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास एमपीएस आ जाता है। तो यू विल सी द एमपीएस इज 46.8 एंड पुत्र 61.50। 46.8 एंड 61.50, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर आपका बन जाता है। तो एग्जाम में आपको सॉल्व करके ऑब्वियसली देखना पड़ेगा, तभी आप फाइनल आंसर तक पहुंचोगे। तीसरे प्रश्न में आपसे कहता है, व्हाट विल बी द फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट इन प्लान 1 एंड प्लान 2? फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है जी, ये लिखा मैंने, इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टी। तो इंटरेस्ट कितना है? पहले वाले प्लान में इंटरेस्ट एग्जिस्टिंग का 4.5 लाख था और नए वाले का 9.10 लाख। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये इंटरेस्ट, ये है इंटरेस्ट आपका। साथ में क्या? प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टी। प्रेफरेंस तो कोई है ही नहीं पहले प्लान में, तो नॉट एप्लीकेबल आ गया। प्रेफरेंस वाला पॉइंट सिर्फ यही आ गया 13.6, ये आंसर हो गया फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट फॉर प्लान 1। प्लान 2 की बात करते हैं, इंटरेस्ट भी है और प्रेफरेंस का डिविडेंड भी, और प्रेफरेंस के डिविडेंड को बिफोर टैक्स बनाना है तो डिवाइड बाई 1 माइनस टी। ऐसा करते हुए 15,09,000 रफली आता है, तो 13,60,000 और 15,09,000 अप्रोक्सीमेटली, तो ये आपकी सी ऑप्शन जो है पुत्र करेक्ट ऑप्शन बनती है। क्वेश्चन फर्दर सेज फोर्थ पॉइंट, व्हाट विल बी द इंडिफरेंस पॉइंट बिटवीन प्लान 1 एंड प्लान 2? तो हमें इंडिफरेंस पॉइंट निकालना है। हम जानते हैं इंडिफरेंस पॉइंट ऐसा पॉइंट है जिस पर हम ईबीआईटी निकालते हैं। एट दैट ईबीआईटी द ईपीएस ऑफ बोथ द प्लान शेल बी सेम, तो उसने बोला दोनों प्लान में निकाल दो। हम क्या करते हैं, इंडिफरेंस पॉइंट निकालने के लिए बेटा इक्वेशन फॉर्म में बना लेते हैं, जिस चीज को स्टेटमेंट फॉर्म में अब तक कर रहे थे। तो फॉर्मूला क्या हुआ देखेंगे, ईबीआईटी माइनस आई, पहले प्लान का आई कितना है? 13,60,000। कैसे आया? ये वाला, इन दोनों को टोटल कर दिया मैंने, पहले प्लान का टोटल आई, ठीक है, माई इंटू 1 माइनस टी किया तो ये आपका ईएटी हो गया, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड पहले प्लान में तो है नहीं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर कितने? 11,20,000 बाजू में। दूसरे प्लान का इन्फो ईबीआईटी माइनस आई, कितना आई है इसका? ये देखो 4.5 प्लस 6.5, 11 लाख का। उसके बाद 1 माइनस टी किया तो ये ईएटी हो गया, और माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, ये देखिए जी प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है इसका?
ये रहा 2,86,000 हमने निकाला था, ध्यान रखिएगा, ये रहा प्रेफरेंस डिविडेंड इसका, एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर जो कि कितने 10,40,000। तो आप इसको सिंप्लीफाई करते 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 मैथ्स को लगाकर पहुंच जाएंगे ईबीआईटी 34.4 लाख यानी कि 34,40,000। तो ये आपका फोर्थ का बी ऑप्शन पुत्र करेक्ट आंसर बन जाता है। फिफ्थ पॉइंट, इसने इस केस स्टडी से बेस हमसे 5 क्वेश्चन पूछे थे, 5वें पर हम आ गए। क्वेश्चन कहता भैया व्हाट वुड बी द ईपीएस इन प्लान 1 एंड प्लान 2 एट द इंडिफरेंस पॉइंट एज कैलकुलेटेड बाय यू अबव। कहता जो आपने ये इंडिफरेंस पॉइंट तो निकाल दिया, अब इस पर अगर मैं जानना चाहूं कि ईपीएस कितना है दोनों प्लान्स का तो क्या होगा। अब भाई इतनी सी बात है, इंडिफरेंस पॉइंट पर ईपीएस सेम ही आता है, तो उसने जो ऑप्शंस में दोनों चीजों को, दोनों ईपीएस को अलग रखा है, वो तो ऑप्शन ही गलत है। तो ये बी और डी तो ऑप्शन ही गलत है, इट कैन बी ओनली सी और इट कैन बी ओनली ए, क्योंकि ईपीएस तो सेम ही रहेगा। वो ईपीएस कितना आएगा, जैसे ईबीआईटी आया आप इनमें से किसी भी दोनों में से, चाहे लेफ्ट वाले में या राइट वाले में भरकर निकालो। तो मैंने लेफ्ट वाले में भर दिया, ईबीआईटी माइनस आई 13.6 था इंटू 1 माइनस 0.3 अपॉन नंबर ऑफ शेयर, तो ये 1.3 आता है। तो दूसरे प्लान पर भी 1.3 ही उत्तर आएगा। तो फिफ्थ क्वेश्चन का जो ए पार्ट है दैट बिकम्स द करेक्ट आंसर, शुड बी कंफर्टेबल। अगला क्वेश्चन है, पढ़ेंगे एक बार फटाफट से। क्वेश्चन कहता है बेटा वीपी लिमिटेड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। करंट रेशियो है 1.5, सेल्स है 150 लाख जिसमें से 80% क्रेडिट सेल है, यानी कि अगर डेटर निकालने हो तो 150 लाख का 80% 120 लाख ही रेलिवेंट होगा। इन्वेंट्री टर्नओवर है 6 टाइम, एवरेज कलेक्शन पीरियड है 2 मंथ्स, जीपी रेशियो है 20%, क्विक रेशियो है 1:1। 150 लाख में से 20% यानी कि 30 लाख रुपए का जीपी है, तो सीओजीएस कितना हो गया 120 लाख। क्वेश्चन पूछता क्या, ये देखें, चूज द करेक्ट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। सिक्स में पूछता है भैया इन्वेंट्री और रिसीवेबल बताना, तो जरा तो हम देखते हैं किस प्रकार से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में जो डाटा है उसका उपयोग करते हैं। सेल्स 150 लाख थी, जीपी 30 था, तो सीओजीएस आ गया 120। क्वेश्चन ने आपको बताया कि भैया स्टॉक टर्नओवर 6 टाइम है, तो स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला होता है सीओजीएस अपॉन स्टॉक, तो स्टॉक कितना आ गया 20 लाख। मतलब बी और सी ऑप्शन तो गलत होगी, क्योंकि 20 लाख तो सिर्फ ए में और डी में है। अब हमें निकालने क्या, रिसीवेबल। रिसीवेबल कैसे निकलेंगे, उसने बोला क्रेडिट सेल जो है ना वो 80% है, तो 150 लाख का 80% 120 लाख हो गया। और उसने क्या बताया आपको, जो एवरेज कलेक्शन पीरियड है वो 2 महीने है, तो सीधा सीधा निकाल लेंगे आपकी जो क्रेडिट सेल है इंटू 2/12 करते हुए, जिस तरीके से आप डेटर्स निकालते हैं वर्किंग कैपिटल के एस्टिमेशन के दौरान, तो 20 लाख रुपए आ जाते हैं डेटर भी। कहाँ है 20 लाख, ये रहे। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ई पॉइंट में पूछता है करंट एसेट करंट लायबिलिटी कितनी होगी। तो हम क्या करते हैं जी, ये देखिए क्वेश्चन ने आपको ना ये दो चीजें दी हुई हैं, मैं बताता हूँ। क्वेश्चन ने आपको दिया करंट रेशो 1.5 और क्विक रेशो 1:1। हम जानते हैं कि करंट एसेट और क्विक एसेट का डिफरेंस होता है स्टॉक। तो हमने क्या किया, पहले बोला करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी जो कि 1.5 है। तो यहाँ से इक्वेशन आ गई जी, करंट एसेट इक्वल टू 1.5 टाइम ऑफ सीएल है। क्विक रेशो का फॉर्मूला लगा दिया, क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, और ये भी 1 गिवन है, तो यहाँ से क्विक एसेट आ गया 1 सीएल। अब हमें पता है करंट एसेट में से अगर मैं क्विक एसेट माइनस कर दूं, यानी कि 1.5 सीएल माइनस 1 सीएल, ये किसके इक्वल होगा, स्टॉक जो कि फर्स्ट पार्ट में निकाला हमने 20 लाख। तो यहाँ से आपकी करंट लायबिलिटी 40 लाख आ जाएगी, और इसको आप भर दो करंट रेशो में। तो करंट रेशो तो अपने पास 1.5 गिवन ही थी, 1.5 को करंट लायबिलिटी से मल्टीप्लाई करोगे, करंट एसेट आ गए 60 लाख के, और जो करेक्ट ऑप्शन बनेगी पुत्र वो आपकी सी ऑप्शन जो है बन जाएगी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो इस इंफॉर्मेशन से संबंधित यही दो प्रश्न थे, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है जेकेएल कंपनी लिमिटेड हैज द करंट एसेट्स ऑफ 100 लाख, करंट लायबिलिटीज ऑफ 50 लाख। फाइनेंशियल मैनेजर ऑफ कंपनी डिजायर्स टू मेक अ प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी एट 20% ऑफ वर्किंग कैपिटल। अरे यार, अगर करंट एसेट 100 लाख है, करंट लायबिलिटी 50 लाख है, तो वर्किंग कैपिटल कितना आ गया 50 लाख। कहता प्रोविजन बना दो 20% की, यानी कि 10 लाख की प्रोविजन हो गई। अकॉर्डिंगली पूछता है व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ वर्किंग रिक्वायरमेंट। तो यार 50 नॉर्मल था, 10 का सेफ्टी मार्जिन यानी कि प्रोविजन फॉर कंटीजेंसी बना, तो टोटल कितना हो गया पुत्र 60 लाख रुपी। तो जिस ऑप्शन में 60 लाख है बी ऑप्शन वो आपकी करेक्ट ऑप्शन हो जाती है। ठीक हुआ। ये तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट से संबंधित इन्होंने पूछे हमसे एमसीक्यू। अब देख लेते हैं एसएम से संबंधित वाले भी देख लेते हैं, ये लीजिए। क्वेश्चन कहता है केस सिनेरियो, Prime Neo Logistics is engaged in the transportation of goods in India. It has its operational presence across the country since the year 2000। तो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं 2010 से। In addition to transporting the goods by road, the company is taking the services of private airways as its logistic partner, but there is a sharp decline in business through airways। सेल्स और प्रॉफिट दोनों ही डिक्लाइन हो चुके हैं
एयरवेज के थ्रू अब ज्यादा लोग यानी कि प्रेफर नहीं कर रहे सामान भेजना। Company also wants to ascertain the market position of rival companies having similar competitive approaches in the market with the intent to identify the strongest or weakest in view of the tough competitive landscape। तो क्वेश्चन कह रहा है कंपनी खुद से ही अब आगे बढ़कर एक चीज कर रही है कि भाई जितने भी राइवल कंपनीज हैं उन सबकी कॉम्पिटिटिव अप्रोच को एक बार देखा जाए कि किस तरीके से वो काम करती हैं। Once the market position is ascertained, company would like to modify its strategy to adapt according to the changing circumstances। ठीक है, कहते एक बार पता लग गया तो हम भाई मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे। टेक्नोलॉजी वेज एंड मींस of transporting the goods are also changing. Company wants to use the resources and capabilities not only to compete and survive but to grow efficiently. Multi-dimensional expansion with new and improved means of transport and marketing seems inevitable। मतलब ये तो करना ही करना पड़ेगा, नए नए मार्केटिंग के तौर तरीके और नए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और आपको लेकर आने पड़ेंगे। कहता जी कंपनी हैज द स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन ट्रांसपोर्टिंग गुड्स बाय रोड एंड वांट्स टू कोलैबोरेट with some other operator who can bring expertise in transporting the goods using the improved technology। ठीक है, कहता हमारे पास तो क्षमता है ही है, रोड वाले में तो ऑलमोस्ट बेस्ट काम कर रहे हैं, तो और कोई जो मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करते हैं उनके साथ हम कोलैबोरेट करना चाहेंगे। Cargo Movers PLC is a well-known transporter of goods using state-of-art technology in the Asia Pacific region and banking upon their core competency। हमारी कंपनी का नाम क्या था? PNL, और इसका नाम क्या है जो अभी अभी बोला? CMP। They would like to develop close and collaborative relationship where both will continue to maintain their respective independent existence। दोनों कंपनी कोई मर्जर वगैरह नहीं हो रहा, अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रहेगी, लेकिन कहता है एक बार कोलेबोरेशन हो गई तो दोनों कंपनीज की मार्केटिंग टीम वुड लाइक टू कैटर टू द नीड्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स विद स्पीड एंड एजिलिटी एंड इन लाइन विद बेसिक प्रिंसिपल्स द टीम विल आल्सो फोकस ऑन बेस्ट लॉन्ग रन परफॉर्मेंस ऑफ द मार्केटिंग सिस्टम। In view of the same, the team is planning to rope in various social media influencers to create a brand image with customer orientation, spreading a word about their services to the present and prospective customers, etc। अब इस केस स्टडी में कुछ चीजें जिसके बेस पर क्वेश्चन नंबर 9 से 13 5 क्वेश्चन हमें आंसर करने हैं। सबसे पहला प्रश्न कहता जी बिजनेस जो प्राइवेट एयरवेज का था वो बताना प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के किस फेज में है। उसने हमें ये लाइन कही थी कि भाई आपका जो ये बिजनेस है ना प्राइवेट एयरवेज शार्प डिक्लाइन है एज सेल्स एंड प्रॉफिट्स हैव डिक्लाइंड स्टीपली। जहां सेल और प्रॉफिट दोनों ही गिर जाएं, मतलब कौन सा स्टेज है? अंतिम स्टेज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के जिसे बोलते हैं डिक्लाइन। तो इसका आंसर है जी डी ऑप्शन, डिक्लाइन। 10th क्वेश्चन हमें कहता है टूल फॉर आइडेंटिफाइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वीकेस्ट कॉम्पिटिटर इज नोन एज। तो चैप्टर नंबर 3 में हम पढ़ते हैं जहां पर बात की जाती है आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की कि भैया वहां पर स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसके तहत हम स्ट्रॉन्गेस्ट और वीकेस्ट कॉम्पिटिटर्स को पहचानते हैं। ठीक है, चैप्टर 3 है आपका स्ट्रेटेजिक, यहाँ पर आप बात करते हैं मेंडलोमेट्रिक एंड कोर कॉम्पिटेंसेस, बेसिकली इंटरनल एनवायरनमेंट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11 द स्ट्रेटेजी बीइंग फॉलोड बाय पीएनएल। कहता है जो कंपनी है वो कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करे, क्या अडेप्टिव स्ट्रेटेजी है, क्या प्रोएक्टिव है, रिएक्टिव है, या फिर ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव स्ट्रेटेजी है। ठीक है, क्वेश्चन में हमने देखा उसने बोला कि भैया हम पहले से काम कर रहे हैं रोड वाला, उसके बाद हम प्राइवेट एयरवेज के लिए लॉजिस्टिक पार्टनर किसी और को बनाकर बैठे हैं, फिर हमने बोला कि हम राइवल कंपनीज का स्टडी करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे एंड उसके बाद हम खुद से अपनी स्ट्रेटेजी को मॉडिफाई करेंगे। तो यहाँ से प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी भी नजर में आती है, और जहां तक ये कह रहे हैं कि हम कंप्यूटर को स्टडी करने के बाद चेंज करेंगे, मतलब आप मार्केट में जो रिएक्शन होगी उसके लिए भी तैयार है। तो सिर्फ एक टाइप की स्ट्रेटेजी के ऊपर फोकस नहीं है, इट्स अ मिक्स ऑफ द प्रोएक्टिव एंड द रिएक्टिव स्ट्रेटेजी। तो करेक्ट आंसर जो इसमें बनना चाहिए दैट इज ऑप्शन नंबर डी पुत्र। उसके बाद कहता है जो रिलेशनशिप आप कंसीडर करो बिटवीन द पीएनएल एंड सीएमपी, ये कौन सा रिलेशनशिप कहलाएगा? उसने कहा था दोनों कंपनीज अपनी एग्जिस्टेंस मेंटेन करेंगे इंडिपेंडेंट वाली, मतलब ये स्ट्रेटेजिक अलायंस है। सी ऑप्शन करेक्ट है। और कहता जो ये मार्केटिंग टीम करने वाली है इस मार्केटिंग को क्या कहा जाएगा? एनलाइटेंड, ऑगमेंटेड, डिफरेंशियल, या फिर सिंक्रो मार्केटिंग। एक ही चीज बहुत है हमें आंसर बताने के लिए। क्वेश्चन ने यहाँ पर एक लाइन लिखी in line with basic principle the team will focus on best long run performance of the marketing system। यही कीवर्ड्स हैं एनलाइटेंड मार्केटिंग के, जहां पर आप लॉन्ग रन परफॉर्मेंस के लिए अपनी मार्केटिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, तो इसमें एनलाइटेंड मार्केटिंग आपका करेक्ट आंसर जो है आएगा। ये 9 to 13 हो गए। 14th क्वेश्चन रीड करेंगे फटाफट से, जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड।
हाँ जी, उम्मीद करता हूँ रीड कर लिया होगा आपने। कहता भैया एक कंपनी है फार्म फ्रेश करके, अब फैमिली ओन्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग बिजनेस कर रहे हैं फॉर द पास्ट 10 years. Currently, the company is facing stiff competition from the large farming houses. Hence, to maintain the status quo, the management decided to adopt the stability strategy. Which of the following initiatives best support their stability strategy? तो कहता स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी अपनाना चाहते हैं, आपको चार तरीके के उन्होंने बताए हैं कि ये काम कर रहे हैं, ठीक है ना। इनिशिएटिव लेना चाह रहे हैं, तो इनमें से कौन सा इनिशिएटिव है जो स्टेबिलिटी के साथ मैच खाता है? पहला, डेवलप अ न्यू रेंज ऑफ ऑर्गेनिक प्रोड्यूस टू अट्रैक्ट अ न्यू सेगमेंट ऑफ कस्टमर। जी नहीं, स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी में कुछ भी नया काम नहीं किया जाता। सेकंड, improve the functional efficiency of their equipment to increase the productivity and to reduce the cost of production. स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी इसी बारे में होती है कि जो आप एग्जिस्टिंग कर रहे हो उसी को और अच्छे तरीके से करते रहो। तो ये बेस्ट आंसर लगता है, आगे पढ़ लेते हैं फिर भी। परचेज अ नंबर ऑफ फार्म्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, नॉट एट ऑल। एड अ फ्यू चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टू प्रोटेक्ट द कस्टमर्स, ये भी नहीं, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ नयापन आ रहा है। स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी कहती है जो पहले से चल रहा था उसे ही आपने करते रहना है, बस उसको बढ़िया तरीके से करना। तो बी ऑप्शन करेक्ट बनती है। 15 नंबर, the role played by middle management is diminishing as the tasks performed by them are increasingly being replaced by new and improved technological tools. Hence, in a three-layer structure, middle level is constricted. तो कहता है जब हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ते हैं वहां पर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में बातें बताई जाती हैं। तो कहता कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पर मिडल लेयर जो होती है वो कॉन्स्ट्रिक्टेड होती है? कौन सा होता है जी? आर ग्लास स्ट्रक्चर, ऐसा सा दिखता है। टॉप है और नीचे आपका लोअर लेवल है। ये टॉप खुला हुआ है, लोअर खुला है, लेकिन मिडल जो है वो बंद है। लास्ट क्वेश्चन, इन द फ्रेमवर्क ऑफ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस विच वन इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंटरनल एनालिसिस। कहता है जब आप स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करते हो तो उसमें कई तरह की एनालिसिस करोगे, लेकिन कौन सा ऐसी चीज है जिसको इंटरनल एनालिसिस माना जाएगा? जैसे कि पहला, कॉम्पिटिटर, ये तो साफ ही पता चल रहा है एक्सटर्नल एनालिसिस है। मार्केट, ये भी एक्सटर्नल है। सिनेरियो एनालिसिस, तरह तरह के सिनेरियोस बनाकर देखा जाता है, ये भी एक्सटर्नल है। डिटर्मिनेंट्स एनालिसिस, देखा जाता है कि हमारे पास जो चीजें हैं हम उनका जब इस्तेमाल करेंगे तो क्या क्या हमारे सामने डिफरेंट डिफरेंट जो है ऑप्शंस निकल कर आएंगे, दैट इज कॉल्ड एज डिटर्मिनेंट्स एनालिसिस, राइट। तो ये आपका इंटरनल है, ये उत्तर करेक्ट आंसर हमारा बनेगा। ठीक है जी, जो हमारा आंसर है। उसके बाद हम चलते हैं आगे, एक शीट पे क्वेश्चन और एक शीट पे आंसर, इस तरीके से देखेंगे। ये लीजिए, अब हमारे डिस्क्रिप्टिव पार्ट पर। तो पार्ट नंबर 2 है, 30 मार्क्स का हो गया एमसीक्यू, 70 नंबर का बचा। 70 में से 35 नंबर का एफएम है डिस्क्रिप्टिव और 35 नंबर का एसएम है डिस्क्रिप्टिव। ठीक, अब जो पहला क्वेश्चन है कंपल्सरी, ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी, आंसर एनी टू फ्रॉम द रिमेनिंग 3। अगर आप पहले क्वेश्चन में देखोगे, ए सब पार्ट है, अब दिखा देता हूं आपको, 5 मार्क्स, बी सब पार्ट है 5 मार्क्स और सी सब पार्ट है 5 मार्क्स। यानी कि पहला क्वेश्चन हो गया 15 नंबर का, 35 में से 15 चले गए, कितने रह गए? 20। बाकी जितने भी प्रश्न होंगे वो 10-10 नंबर के ही बनाए जाएंगे। ठीक है, चलो आ जाओ, करते हैं अच्छे से। ये लीजिए, बहुत आसान। सबसे पहला क्वेश्चन कहता जी, केपी लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये सेल्स है उनकी मंथली अप्रैल से लेके पुत्र जी सितंबर तक। जीपी रेशियो है 20%। सीओजीएस जो है इज पेड इन नेक्स्ट मंथ। अच्छा, सेल में से जीपी माइनस करोगे, सीओजीएस आ गया। सीओजीएस इज पेड इन नेक्स्ट मंथ, मतलब जून का जुलाई में, जुलाई का अगस्त में, इस तरीके से। सेल्स सारी क्रेडिट पर है और क्रेडिट पीरियड 2 महीने अलाउड है। इसका मतलब जो अप्रैल है उसका पैसा आएगा जून में, मई का आएगा जुलाई में, जून का आएगा अगस्त में और जुलाई का आएगा सितंबर में। ये मतलब है इसका। कहता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो सेम मंथ में पे हो जाते हैं, तो मंथली उसने बताया जितना दिया उसी मंथ में पे हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है जी, जो डिविडेंड है ना 1 सितंबर 2024 में 3 लाख रुपए का पे करना है हमें। ठीक है, कैश बैलेंस 1 जुलाई को है 1,50,000। तो हम ये देख ले, जब भी उसने कैश बैलेंस दिया 1 जुलाई, तो इसका मतलब क्लियर है कि जुलाई महीने से ही कैश बजट बनाना है। और यहाँ पर देखते हैं तो उसने तो अप्रैल से डाटा दिया, तो एक बार क्वेश्चन के अंत में जाकर पढ़ ही लें। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश बजट फॉर द 3 मंथ स्टार्टिंग जुलाई। तो जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने का बनाना है। ठीक है, एक पॉइंट और देख लेते हैं। कंपनी हैज टू मेंटेन द मिनिमम कैश बैलेंस ऑफ 1 लाख। कहता है 1 लाख का मिनिमम बैलेंस होना चाहिए। अगर इफ देयर इज अ कैश बैलेंस डेफिसिट इन एनी मंथ, अगर एक से कम बचा, तो कंपनी वुड टेक अ टेम्पररी शॉर्ट टर्म लोन। तो आप थोड़ा सा शॉर्ट टर्म लोन लोगे। एंड इफ कैश बैलेंस एक्सीड्स 2 लाख, और अगर 2 लाख से ऊपर चला गया, तो कंपनी क्या करेगी? शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट कर देगी 2 लाख रुपए से ऊपर जितना भी होगा। ठीक है, ये बात है इसकी। और कहता है इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये जो आप करोगे ना लोन और इन्वेस्टमेंट, इसके ऊपर का इंटरेस्ट आप इग्नोर कर दीजिए। क्वेश्चन जब स्टार्टिंग में पढ़ा तभी पता लग गया था कैश बजट का ही है। कैश बजट में क्या करते हैं? रिसिप्ट है उनको पहचानना है, जितने पेमेंट्स उनको पहचानना है। बड़ा आसान। आइए जी, ये रहा ओपनिंग बैलेंस जुलाई महीने का, तो क्वेश्चन ने मैं बता दिया 1.5।
रिसिप्ट सेट करनी है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर उसने कहा जुलाई अगस्त सितंबर बनाना है। जुलाई में कौन से महीने की रिसिप्ट आएगी? मई की 10, मई की कितनी, सॉरी 12 लाख रुपए। अगस्त में किसकी आएगी? जून की 15 लाख, और सितंबर में आएगी जुलाई वाली 10 लाख। तो 12 लाख, 15 लाख, 10 लाख, ये हो गई जी कलेक्शन फ्रॉम डेटर। और उसके बाद आती है बारी पेमेंट्स की। सीओजीएस उसने कहा था सीओजीएस इज पेड इन नेक्स्ट मंथ, तो आप 20% कर लो जी, आपका ये सीओजीएस आ जाएगा, 20% माइनस कर दो, तो इसका 80% लेना है सिंपली अपने को। एग्जाम्पल के मैंने सारे लिख दिए। अब उसने कहा इट इज पेड इन नेक्स्ट मंथ, हमें जुलाई अगस्त सितंबर का बनाना है ना, इतने महीने का। तो इसमें क्या होगा, जो जून वाला है वो जुलाई में पे होगा, जुलाई वाला अगस्त में, अक्टूबर वाला सितंबर, अगस्त वाला सितंबर में। तो 8 10.4 और 11.2। 12 8 एंड 10.4, मुझे ये कहना था 12 8 एंड 10.4। हमें भी देखना है कि हमारे जुलाई अगस्त सितंबर में कितनी पेमेंट्स जो है हो रही है, तो एक एक पिछले महीने की हो जाएगी। उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंस सेम मंथ पे हो जाते हैं, जुलाई को सितंबर 1.2 1 और 1.3 आ जाएंगे, ये लीजिए। और उसने कहा था सितंबर में एक डिविडेंड देना 3 लाख रुपए का, तो सितंबर में पेमेंट में एक डिविडेंड भी आ गया। आपने क्या कर लिया जी, टोटल कर लिया इसका और इसका टोटल कर लिया, टोटल जो रिसिप्ट्स प्लस ओपनिंग बैलेंस था उसमें से पेमेंट्स माइनस कर दी, तो ये क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 0.3। लेकिन मिनिमम कितना होना चाहिए, क्वेश्चन ने बोला भाई 1 होना चाहिए, तो आपको 0.3 है ना, मतलब 0.3 लाख मतलब 30,000 है, 70,000 रुपए और लोन लेना पड़ेगा। तो आपने बोला भैया प्लस टेम्पररी बोरिंग 70,000 की, तो क्लोजिंग बैलेंस हो गया 1। अब ये जो 1 है अगले महीने का ओपनिंग बन गया जाकर अगस्त का, फिर से प्लस रिसिप्ट माइनस पेमेंट किया, आपका क्लोजिंग बैलेंस आ गया 7 लाख। क्वेश्चन ने कहा था 2 लाख से ऊपर जितना भी होगा इन्वेस्ट कर देना, तो मैं 2 लाख रख लूंगा, बाकी का 5 लाख इन्वेस्ट। ये लीजिए जब 7 में से माइनस कर दिया इन्वेस्टमेंट 5 का, तो अपने पास रह गया 2। अब जो ये क्लोजिंग बैलेंस है 2, ये तीसरे महीने का पुत्र ओपनिंग बन जाएगा सितंबर का। फिर से प्लस रिसिप्ट माइनस पेमेंट किया, तो यार है -2.7। अरे बाप रे, माइनस का 2,70,000 है, हमें तो प्लस का 1 लाख चाहिए मिनिमम। तो इसमें कितना प्लस करोगे कि पॉजिटिव 1 लाख बन जाए? 3,70,000। तो 3,70,000 की आपने टेम्पररी बोरिंग कर ली, और ये क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख। ठीक है, ये हुई बात कहानी इस प्रश्न की। 5 मार्क्स का था, आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है जी फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्सिम लिमिटेड। और देख रहे हैं फिक्स्ड एसेट करंट एसेट टोटल 80 लाख है, सिमिलरली इक्विटी शेयर रिटेन्ड अर्निंग डिबेंचर करंट लायबिलिटी के अंदर जी एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज गिवन एज अंडर। भाई ये क्वेश्चन तो कितनी बार अनगिनत बार क्लास में किया हुआ है। आपको टोटल एसेट टर्नओवर रेशो दी है, एसेट से यहाँ से स्टार्ट होगा, सेल्स आएगी आपकी, उसके बाद ईपीएस ओएल एफएल सीएल वगैरह आपने बनाना है। तो वेरी इजी क्वेश्चन है, देखो सबसे पहले सेल्स निकाली टोटल एसेट टर्नओवर का यूज करते हुए, सेल्स है उसने वीसी रेशो दिया, माइनस किया, कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट दिया है, ईबीआईटी आ गया, इंटरेस्ट निकाल लिया, बैलेंस शीट में डिबेंचर और रेट था, माइनस करते हुए पीबीटी पर आ गए, टैक्स माइनस करते हुए पैट तक आ गए। उसके बाद क्वेश्चन है ईपीएस वगैरह पूछा है, डीओएल डीएफएल डीसीएल वेरी वेरी इजीली निकल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। और एक ये प्रश्न है 5 नंबर का डिविडेंड डिसीजन का। क्वेश्चन के अंदर जी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइडेड बाय द एलपी लिमिटेड। प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 40, आफ्टर टैक्स रेट है 30%। तो यार प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो गया, 40 में से 30% माइनस किया 28 लाख। इक्विटी कैपिटल 40 लाख रुपए का है, 10 रुपए का एक शेयर है, मतलब 4 लाख शेयर है। आरओआई यानी कि आर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी कि के, और 18 और 15 है। डिविडेंड पे आउट रेशियो है 50%, यानी कि जितना भी कमाते हो उसमें से आधा डिविडेंड देते हो। आपने कितना कमाया, प्रेफरेंस के बारे में बताया नहीं, 28 लाख कमाया, 4 लाख शेयर हैं, तो 28 लाख डिवाइड बाई 4 लाख करता हूँ, तो ईपीएस कितना आ गया 7। और और डिविडेंड पे आउट कितना है 50%, तो डिविडेंड पे आउट हो गया जी 50%, यानी कि 3 रुपए 50 पैसे पुत्र। क्वेश्चन कहता है जी फाइंड आउट द प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर एज पर द वॉल्टर मॉडल। तो फॉर्मूला बड़ा आसान है जी, डी प्लस ई माइनस डी, डी भी है, ई माइनस डी इंटू आर अपॉन के होल डिवाइड बाई के। फॉर्मूला में भरेंगे आंसर आ जाएगा, ये लीजिए। हमारे पास सारी चीजें हैं, डी निकाल लिया, ई निकाल लिया, आर और के तो क्वेश्चन में गिवन था। आप जैसे जैसे भरोगे आपका प्राइस का आंसर आ जाएगा जी 51.33। एक और पार्ट है क्वेश्चन के अंदर जी, डिटरमाइन द डिविडेंड पे आउट रेशियो बाय अप्लाइंग द वॉल्टर मॉडल एज्यूमिंग द प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ कंपनी इज 48। अब उल्टा कहता प्राइस मैंने बता दिया 48, तुम ये बताओ डिविडेंड पे आउट कितना होना चाहिए। तो आप क्या करो, प्राइस भर दो 48, डिविडेंड को डी मान लो, मतलब डिविडेंड की इन्फॉर्मेशन ना भरो, यहाँ से डिविडेंड निकाल लो, 6 रुपए आ गया। उसने कहा डिविडेंड पे आउट बता दो, डिविडेंड पे आउट मतलब कितना डिविडेंड दिया आउट ऑफ जो आपने कमाया, तो डीपीएस अपॉन ईपीएस इंटू 100 करोगे पुत्र। ईपीएस क्वेश्चन में दी है आपको कितने रुपए की, 7 रुपए की, डिविडेंड है 6 का, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो आ गई 85.714%। जो आंसर आ जाएगा तुम्हारा, बताओ कितना आसान से। ये लीजिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में एक ए पार्ट है 7 नंबर का और एक बी पार्ट है 3 नंबर, देख लेंगे। कम ऑन कम ऑन।
पम 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 पम। कम ऑन जी, क्या कहता है प्रश्न? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है जी, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन टू कंपनी सीएमसी लिमिटेड। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है 20 लाख। बुक वैल्यू ऑफ 10% कन्वर्टेबल डिबेंचर है। बुक वैल्यू टर्म लोन है। मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन है थोड़ा घुमा फिरा कर दिया हुआ क्वेश्चन। हम क्या करते हैं, मैं आपको पहले इक्विटी के बारे में बताता हूँ। इक्विटी शेयर 20 लाख है। मार्केट प्राइस एक इक्विटी शेयर का है 55 रुपए। और फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए। यानी कि अगर बुक वैल्यू निकालना चाहूं तो 20 लाख गुना 10, 2 करोड़ की है बुक वैल्यू, लेकिन 55 का मार्केट प्राइस है। बीटा को एफिशिएंट है 1.5। जैसे ही पड़ा सीएपीएम मॉडल ध्यान में आ जाना चाहिए। रिस्क फ्री रेट है 4.5% आरएफ। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिस्क प्रीमियम, यानी कि आपको आरएम माइनस आरएफ की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, और साथ में टैक्सेशन रेट है। उसके अलावा देखते हैं और क्या चीज की इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन के अंदर। कहता है भैया एक ना हमारे कन्वर्टेबल डिवेंचर है 10% की, इनकी बुक वैल्यू है 100 लाख और फेस वैल्यू कितनी है 100 रुपए। अरे भाई अगर फेस वैल्यू 100 रुपए है तो डिवाइड बाई 100 कर दूं तो 1 लाख डिबेंचर हैं आपके कन्वर्टेबल वाले। और इनका जो मार्केट प्राइस चल रहा है कितना है, 108 रुपए। तो मैंने एक पर्टिकुलर कलर से डिबेंचर की इंफॉर्मेशन मार्क कर दी। एक क्वेश्चन में कहा है जी, एक आपके ना 12% का बैंक टर्म लोन है। कितने रुपए का, 25 लाख रुपए का। ये तो लोन है, इसकी कोई फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू नहीं होगी। टैक्स रेट है 30%। जब भी कॉस्ट ऑफ डिबेंचर या टर्म लोन निकालोगे तो आपको चाहिए होगा आई इंटू वन माइनस टी के लिए। क्वेश्चन कहता है जी, कंपनी एक्सपेक्ट्स दैट द शेयर प्राइस विल राइज इन फ्यूचर एट एन एवरेज रेट ऑफ 6% पर एनम। और जो कन्वर्टेबल वाले 10% डिबेंचर है दे विल बी कन्वर्टेड इन 6 ईयर टाइम, मतलब 6 साल के बाद इनटू इक्विटी शेयर इन द रेशो 1:4, मतलब 4 शेयर मिलेंगे फॉर ईच डिबेंचर। हमें ये इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए, क्योंकि जो कन्वर्टेबल डिबेंचर है उनकी रिडेम्पशन वैल्यू निकालनी होगी हमें। ठीक है, आज की डेट में जो शेयर का प्राइस है उसमें 6% की ग्रोथ होगी 6 साल तक। और उसके बाद एक डिबेंचर को कन्वर्ट करने के लिए 4 शेयर मिलेंगे, तो जो भी शेयर का प्राइस होगा 6 साल के बाद उसको 4 से गुना कर देंगे तो वो एक डिबेंचर का रिडेम्पशन प्राइस आएगा। कहता जो मार्केट वैल्यू 12% टर्म लोन की एट पार है। क्वेश्चन ना भी लिखता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, टर्म लोन की सेम ही वैल्यू मानी जाती है। करना क्या है, कहता जी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल निकाल दो बाय यूजिंग सीएपीएम, निकल जाएगा। कन्वर्टेबल डिबेंचर की कॉस्ट निकाल दो अप्रोक्सीमेशन मेथड से, कॉस्ट ऑफ बैंक टर्म लोन निकाल दो और डब्ल्यूएससी से निकाल दो एज पर द मार्केट वैल्यू वेट्स। बहुत ही लप्पू सा क्वेश्चन है। कहता ना लप्पू लप्पू सा क्वेश्चन है बे तू तो। ये लो पहले सीएपीएम लगाकर फर्स्ट पार्ट, आरएफ दिया 4.5, बीटा दिया और आरएम माइनस आरएफ की वैल्यू दी 9, तो ये आ गया जी 18% का की। फिर बात आई कन्वर्टेबल डिबेंचर की। फॉर्मूला तो हमें ये लगाना है अप्रोक्सीमेशन मेथड से। इंटरेस्ट है 10%, टैक्स रेट है 30%, एनपी मार्केट प्राइस जो कितना दिया अभी आपको, ये देखिए हम जानते हैं फॉर्मूला में आरवी माइनस एनपी। एनपी मतलब नेट प्रोसीड। तो आज की डेट में अगर इशू करो तो इसने ये चीज बताई है आपको कि हमारा जो मार्केट प्राइस है वो 108 रुपए है। तो आप 108 रुपए लेकर करोगे यहाँ पर। इंस्टीट्यूट ने हालांकि एक ना यहाँ पे ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन दिया है, इसको एनपी को 100 मानकर। ये बिल्कुल गलत है, आप ऐसा ना करें कृपया करके। लेकिन उसने सिर्फ ये दिखाने की कोशिश की कि अगर किसी बच्चे ने 100 से कर दिया तो इंस्टीट्यूट ने शायद गलत नहीं किया होगा। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा वो गलत है, मत कीजिएगा। ठीक है, सारी चीज अपने पास है। लाइफ भी है 6 साल की, लेकिन रिडेम्पशन वैल्यू नहीं है, तो वो हम निकाल लेंगे कैसे। आज की रेट में प्राइस कितना है शेयर का पुत्र, ये देखिए क्वेश्चन ने आपको बताया था मार्केट प्राइस है 55 रुपी। और उसने आगे आपको क्या बताया, 6% के रेट से ग्रो करेगा जी आपका। ठीक है ना, और क्या होगा 6 साल के बाद आपका जो है डिबेंचर को शेयर मिलेगा। तो 6 साल के प्राइस क्या होगा, आज 55 रुपए है, 6% की ग्रोथ 1.06 रेज टू पर 6, रेज टू पर 6 क्यों, 6 साल के लिए। तो 78 एक शेयर का आता है, लेकिन हम एक डिबेंचर के बदले 4 शेयर दे रहे हैं। तो एक डिबेंचर की रिडेम्पशन वैल्यू हो गई गुना 4 करके जो आया 312 रुपए। ये आपने रिडेम्पशन वैल्यू की जगह पर पुत्र लेकर जो है करना है। ऐसा करते हुए केडी आ जाएगा 19.52। तीसरी चीज पूछी कॉस्ट ऑफ टर्म लोन, तो फॉर्मूला बड़ा आसान है, आई इंटू वन माइनस टी। टर्म लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लो, दिखा देता हूं आपको। ये रहा जी 12% टर्म लोन है, तो आई इंटू वन माइनस टी, 12 इंटू वन माइनस 0.3, 8.4 आ गया। फिर उसने बोला डब्ल्यू एस सी एस पर मार्केट वैल्यू वेट निकाल दो। ये चीज तो सेम रही जो आपने कॉस्ट अभी निकाल दी। मार्केट वैल्यूज कैसे आ जाएंगे, ये देखिए। जब शेयर्स की बात करता हूं तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 20 लाख है, प्राइस कितना है 55, तो 20 लाख इंटू 55 किया 1100 लाख। डिबेंचर की बात करता हूं तो आपके 1 लाख डिबेंचर हैं, प्राइस कितना चल रहा है 1 लाख डिबेंचर का, 108 रुपए के हिसाब से तो 108 लाख हो गया। और टर्म लोन की तो सेम ही वैल्यू जो क्वेश्चन में दी है 25 लाख, उसको लेकर आप वेट्स बना लेंगे, वेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट से, तो पुत्र वेटेड कॉस्ट तो आडी आ जानी है। ठीक है जी। ओके, साथ ही साथ एक और चीज बता दूं भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप सब बच्चों को पता है हमने स्पार्कल बुक जो है बहुत ही अमेजिंग एक बुक लॉन्च की है, जिसमें बहुत महीनों की मेहनत मेरी लगी है।
बेस्ट प्रेजेंटेशन के साथ बढ़िया तरीके से डिजाइन की हुई बुक है, विच इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट एट आवर टेलीग्राम चैनल। ये बुक बनाई गई है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए, सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसके अंदर, कॉस्ट की थियरी के लिए, एफएम की थियरी के लिए, और पूरा एसएम बहुत ही क्रिस्प मैनर उसमें में उसके अंदर कवर किया गया। तो सब बच्चे अपनी वो वाली किताब ले लेंगे। कौन सी कौन सी कौन सी, एक बार जरा लहराते हुए हम भी लिखें, कौन सी? स्पार्कल, स्पार्कल वाली बुक, ठीक है ना? स्पार्कल बनाकर ही दिखा दिए मैंने, लो भाई राहुल सर के क्या कहने। ये लीजिए, एक 3 नंबर का प्रश्न है। ये एग्जाम में पहले 8-8 नंबर का आया हुआ, लेकिन उसमें इससे ऑब्वियसली ज्यादा कुछ करना होता था। अब इंस्टीट्यूट इतने बड़े बड़े क्वेश्चन तो पूछ नहीं पाएगा, खुद के कर्म ही ऐसे हैं। 50 नंबर एफएम समेट रहे हो, जिसमें से 15 का एमसीक्यू है, तो 35 नंबर में कितना ही पूछ लोगे बे? कुछ तो लिमिट होगा, ठीक है ना? तो ये ज्यादा तो पूछ नहीं पा रहे, तो छोटे छोटे करके क्वेश्चन देते हैं। धोनी से प्रेरित ये क्वेश्चन। सर धोनी कौन? महेंद्र सिंह धोनी। हाँ जी, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन टू एमएसडी लिमिटेड, महेंद्र सिंह धोनी लिमिटेड। तो जो एग्जामिनर है वो एमएसडी साहब का फैन लगता है। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024। क्वेश्चन के अंदर जी, रॉ मटेरियल का पीरियड है 61, WIP 20, FG 30, डेट 45, क्रेडिटर का है 60। तो ये माइनस करूंगा तो मेरे पास वर्किंग कैपिटल का टाइम पीरियड आ गया, ठीक है जी। 4 3 7 दोनों 96 डेज आ रहा है नेट करते हुए, तो 96 डेज ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड हो गया। पहले पार्ट का आंसर आ गया। एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट इज 60 लाख इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 480। हमें पता है वर्किंग कैपिटल चैप्टर के अंदर डेप्रिसिएशन इररेलेवेंट रहता है, और कहता है 360 दिन एज्यूम करना अगर कहीं पर आपको डेज चाहिए हुए तो। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड निकाल दो, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल 360 डिवाइड बाई 96 कर दोगे, ये आ रहा है 3.75। ये नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल आ गई। और कहता है जी अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल बता दो, तो 60 लाख में से 4,80,000 माइनस करके डिवाइड कर दोगे 3.75 से। ये लीजिए, ये लीजिए, फर्स्ट पार्ट का आंसर 96 डेज, दूसरा 3.75, और तीसरे में ये गलत है, इन्होंने यहाँ पर डेप्रिसिएशन माइनस करके नहीं दिखाया, ऑल्टरनेटिव आंसर दिया है, माइनस करके दिखाया। यही आंसर आपका करेक्ट आंसर जो है बनना चाहिए, ठीक है? यही उत्तर बनता है सही उत्तर। ये लीजिए, आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पर, या सेकंड। हाँ जी, क्वेश्चन कह रहा है बेटा, कंपनी एसआरटी लिमिटेड मैन्युफैक्चर स्टील रोड एंड इज नाउ कंसीडरिंग टू परचेज अ न्यू एल्युमिनियम स्मेल्टिंग एंड मोल्डिंग प्लांट। द प्लांट विल हैव अ कॉस्ट ऑफ ₹20 लाख टू परचेज एंड इंस्टॉल। 20 लाख रुपए की कॉस्ट है, लाइफ होगी 5 साल की, रेजिडुअल वैल्यू 1 लाख की। तो भाई 20 माइनस 1/5 किया तो मेरे पास डेप्रिसिएशन आ गई एसएलएम के हिसाब से अभी के लिए 3,80,000। कहता जी प्रोडक्शन एंड सेल फ्रॉम द न्यू प्लांट, 1 लाख यूनिट हर साल बनेंगे आपके और बिकेंगे। अदर एस्टिमेट्स हैं, सेलिंग प्राइस 150 का, डायरेक्ट कॉस्ट 100 की। तो भाई 50 रुपए का रह गया आपका, मोटा मोटा करूं प्रॉफिट, तो 50 लाख रुपए का आ रहा है विदाउट डिडक्टिंग एनी फर्दर एक्सपेंडिचर, ठीक है ना? कहता भैया हमारी जो फिक्स कॉस्ट है ना 8 लाख है, लेकिन ब्रैकेट बड़ी लाजवाब है, ब्रैकेट कवे है इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। अभी मैंने कहा डेप्रिसिएशन कितनी है, 380 की, तो 8 लाख में से 380 निकाल दो, 4 लाख 20 हजार बाकी का फिक्स कॉस्ट है। अब आप कहोगे सर जब है डेप्रिसिएशन इंक्लूड करके तो हम अलग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई हमें कैश फ्लो निकालने के लिए डेप्रिसिएशन एड बैक करना होता है, तो वो अलग से चाहिए ना। कितनी, 3,80,000 की। उसके अलावा क्वेश्चन कहता है जी, उसके अलावा मार्केटिंग और प्रमोशन के खर्चे नॉट इंक्लूडेड इन अबव, जो कि 1 लाख और 1,60,000 सिर्फ 1 और 2nd ईयर के लिए, सभी ईयर्स के लिए नहीं है। एडिशनली इन्वेस्टमेंट इन डेटर एंड स्टॉक विल इंक्रीज, मतलब वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट है सिंपली इन ईयर 1 बाय 1.5 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। तो जब जाएगा ये पैसा ईयर 1 में 3,50,000 मेरा आउटफ्लो हो गया, और क्रेडिटर्स विल ऑल्सो इंक्रीज बाय 1 लाख, तो ये मेरे लिए इनफ्लो हो गया। भाई नेट देखूंगा ना मैं, तो करंट एसेट में जा रहा है 3.5 लाख, करंट लाइबिलिटी में 1 लाख इन्वॉल्व है, ब्लॉक है, तो नेट 2.5 लाख रुपए की आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है, कब, ईयर 1 में। तो डेटर स्टॉक और क्रेडिटर विल बी रिकूप्ड एट द एंड ऑफ 5th ईयर, 5वें साल में सारा पैसा इनफ्लो हो जाएगा। कितना नेट की बात करूं तो 2.5 लाख जा रहा है, और आ कितना जाएगा वापस, 2.5 लाख आ जाएगा। लेकिन इसकी जो टाइमिंग है वो जा रहा है ईयर 1 में, और ईयर 5 में आएगा। नॉर्मली जो होता है वर्किंग कैपिटल जाता है 0 ईयर में, लेकिन अगर क्वेश्चन खुद कह रहा है ईयर 1 में जाएगा तो ईयर 1 में ही कंसीडर करेंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 18%, कॉर्पोरेट टैक्स है 30%, एंड इज पेड इन द ईयर द प्रॉफिट्स आर मेड। वेरी सिंपल, डेप्रिसिएशन टैक्स डिडक्टिबल है, कंपनी फॉलोज एसएलएम, ठीक है। करना क्या है भैया जी बताओ, कैलकुलेट द एनपीवी, मतलब पीवीसीआई और पीवीसीओ निकालने, और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ये भी पीवीसीआई डिवाइड बाय पीवीसी हो जाएगा, और एनपीवी होता है पीवीसीआई माइनस पीवीसीओ। कहता बताना प्लांट ये परचेज करें या ना करें, तो देखेंगे अगर एनपीवी पॉजिटिव और पीआई ग्रेटर देन 1 हो तो हम कहेंगे कर लीजिए, ठीक है। ये देखिए ऐसे हमने इतने सारे क्वेश्चन किए हुए हैं क्लास में,
टुच्चू क्वेश्चन है। ये लो सेल्स आ गई, 1 लाख यूनिट हर साल थे, 150 से मल्टीप्लाई किया, डायरेक्ट कॉस्ट 100 रुपए के हिसाब से हर साल की सेम, मार्केटिंग गिवन थी सेम आ गई, डेप्रिसिएशन लिख दी 380 की हर साल सेम है, फिक्स्ड कॉस्ट और डेप्रिसिएशन टोटल 8 लाख थे, तो 8 में से 380 माइनस किया, बाकी फिक्स को 420 की बच गई। आपने निकाल लिया ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स माइनस किया, ये पैट आ गया। पैट में आपने क्या किया, वापस डेप्रिसिएशन को एड बैक कर लिया, ये आपके कैश इनफ्लोज आ गए, जो अपनी मेन चीज है, हर साल का कैश इनफ्लो अपने पास आ गया। अब और किसी ईयर में कोई चेंजेस हैं तो वो यहाँ पर हम दिखा देते हैं। उसने बोला था 5वें साल में वर्किंग कैपिटल रिलीज होगा, कितने का, 2.5 लाख का ऐड कर दिया। उसने कहा था मशीन की रेजिडुअल वैल्यू 1 लाख रुपए है, तो भाई एक मिनट, लास्ट मशीन की रेजिडुअल वैल्यू 1 लाख है, एसएलएम मेथड में कभी भी कैपिटल गेन लॉस आता ही नहीं, तो एज इट इज 1 लाख आ गया। तो आपका लास्ट ईयर का ये अमाउंट हो गया 36,70,000। अब एक गलती जो क्वेश्चन ने करी यहाँ पर, फर्स्ट ईयर में उसने कहा था वर्किंग कैपिटल फर्स्ट ईयर में जा रहा है, तो आप यहाँ से वर्किंग कैपिटल 2.5 लाख रुपए का माइनस करते हुए दिखाओगे कितना, ये 30 लाख रुपए बचना चाहिए, लेकिन इंस्टीट्यूट ने ऐसा नहीं किया। निकम्मेपन की तो हद होती है। उन्होंने क्या किया, उठाकर ये देखो, जब आउटफ्लो लिया ना, इनिशियल आउटफ्लो, इनिशियल मतलब 0 ईयर वाला आउटफ्लो, तो यहीं पर 20 लाख ले लिया जो मशीन का है, वो तो समझ आता है, लेकिन ये 2,50,000 वर्किंग कैपिटल का भी यहीं ले लिया, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि आपने ईयर 1 लिखा है। फिर उन्होंने नीचे करके दिखाया है, हालांकि नोट लिख दिया कि भैया वर्किंग कैपिटल इंक्रीज अगर आप फर्स्ट ईयर में मानते हो तो आपका कैश आउटफ्लो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो उस केस में आपका आंसर थोड़ा सा चेंज आएगा, अदरवाइज बाकी सब चीजें सेम रहेंगी। तो प्रोजेक्ट में आपका अच्छा खासा पॉजिटिव एनपीवी आता है, पीआई भी ग्रेटर देन 1 आता है, तो प्रोजेक्ट तो हम कह देंगे भैया आप परचेज यानी कि एक्सेप्ट कर लेना, जो प्लांट की बात हो रही है उसे आप परचेज कर लेना। ठीक, ये था एक क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन दिया गया है, छोटा सा 4 नंबर का, सेम टू सेम क्वेश्चन हमने क्लास में किया हुआ रेशियो एनालिसिस में। कहता जी पुत्र, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एज ऑन 31 मार्च 24 2 लाख रुपए है, और रेशियोज कुछ इस प्रकार है। क्या रेशियो है, ये उसने इक्विटी कैपिटल बता दिया। कहता करंट डेट टू टोटल डेट है, टोटल डेट टू ओनर्स इक्विटी, भैया जैसे ही टोटल डेट टू ओनर्स इक्विटी बताया 0.65 है, तो आपका टोटल डेट आ गया 2 लाख का 0.65 करोगे, टोटल डेट आ गया आपका कितना, 1,30,000। उसमें से करंट डेट टू टोटल डेट है, तो टोटल डेट में से करंट निकल जाएगा, और टोटल में से जैसे ये वाला करंट डेट माइनस करोगे तो लॉन्ग टर्म आ जाएगा आपका। फिर फिक्स्ड एसेट टू ओनर्स इक्विटी तो है ये 2 लाख, तो यहाँ से फिक्स्ड एसेट आ जाएगा। टोटल एसेट टर्नओवर ये अभी नहीं आएगा, हाँ आ जाएगा। आपको क्वेश्चन में इक्विटी कैपिटल दिया, उसके बाद आपको करंट डेट भी मिल गया, लॉन्ग टर्म डेट भी मिल गया, तो ये सब क्या हो गया, टोटल ऑफ लायबिलिटी, और जो टोटल लायबिलिटी है वही तो टोटल एसेट है। तो टोटल एसेट है आपके पास, यहाँ से आपकी सेल्स आ जाएगी, और यहाँ से इन्वेंट्री टर्नओवर, रेस्ट तो फॉर्मूला होता है सीओजीएस अपॉन स्टॉक। लेकिन जब क्वेश्चन ने जीबी के बारे में कुछ बताया ही नहीं, तो आप सेल को ही सीओजीएस मानते हुए अपना स्टॉक निकाल देना। कहता बैलेंस शीट बना दो, बन गई हमारी, तो हमने तो मुजबानी बना भी ली। ये लीजिए, इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख का था, टोटल डेट जो था 0.65 टाइम था, तो ये 1,30,000 आ गया। करंट डेट टू टोटल डेट था 0.35, तो टोटल में से 0.35 करंट हो गया 45,500। एक 1,30,000 में से 45,500 करंट माइनस करोगे तो लॉन्ग टर्म आ गया 84,500। लाइबिलिटी साइड तो बन गई, इक्विटी कैपिटल गिवन था, लॉन्ग टर्म आ गया 84,500, करंट है 45,500। प्रेफरेबली लॉन्ग टर्म को ऊपर दिखाना, करंट को नीचे दिखाना, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन ने कहा एसेट टर्नओवर, सेल्स अपॉन एसेट है 2.5, और एसेट क्या होता है हमें पता है, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी है, और लायबिलिटी में दो चीजें हैं, शेयर कैपिटल है 2 लाख का गिवन, और टोटल डेट है 31 का, तो टोटल लायबिलिटी 330 है, तो एसेट भी कितने हो गए 330। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे जब आप, तो 330 इंटू 2.5, सेल्स आ गई 8,25,000 की, और इन्वेंट्री टर्नओवर में क्योंकि सीओजीएस नहीं है तो सेल्स ही यूज कर लेना, तो ये 82,500 आपका आ जाएगा। ये लीजिए, ये ये 82,500 आ गया इन्वेंट्री का। अच्छा, क्वेश्चन एक फिक्स्ड एसेट के साथ भी रेशो बताई थी, ये वाली फिक्स्ड एसेट टू ओनर्स इक्विटी, इसमें भी भर दो। ओनर्स इक्विटी तो फिक्स्ड एसेट 1,10,000 के आ जाते हैं, ये फिक्स्ड एसेट भी भर दिए। एसेट साइड पर बैलेंसिंग फिगर आएगी, इंस्टीट्यूट ने उसे कैश लिख दिया, मैं कैश को सही नहीं मानता, प्रेफरेबली हम लिखेंगे अदर करंट एसेट, क्योंकि डेटर एक प्रोमिनेंट आपका करंट एसेट है जिसके बारे में क्वेश्चन है नहीं बताया, सो वी कैन नॉट सी कि जो बैलेंसिंग फिगर है वो कैश ही होगी, प्रेफरेबली उसे अदर करंट एसेट लिखकर आएंगे, ठीक है। ये सारे थ्योरी क्वेश्चन वगैरह हमने क्लास में डिस्कस किए हुए हैं, इसमें से कुछ नहीं कहता है। ये ईएसजी बॉन्ड क्या होते हैं हमें पता है, ऑब्जेक्टिव वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के बारे में पूछ रहे हैं, वर्चुअल बैंकिंग के एडवांटेज पूछ रहे हैं, एक्सक्लूजन ऑफ फाइनेंशियल कॉस्ट प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब आप कैपिटल बजटिंग में किसी भी अपने प्रोजेक्ट को इवेल्युएट कर रहे हो, तो आप वहां पर फाइनेंसिंग का जो खर्चा है, मतलब जो इंटरेस्ट है, उसे कंसीडर मत करना। रीजन, क्योंकि आप जब अपने कैपिटल बजटिंग के डिसीजन को इवेल्युएट करने के लिए जो डिस्काउंटिंग रेट लेते हो,
करते हो ना मॉडर्न टेक्निक में, जो डिस्काउंटिंग रेट लेते हो, वो डिस्काउंटिंग रेट क्या होता है, डब्ल्यूएसीसी, जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हो आप, के और डब्ल्यूएसीसी, तो उसको निकालने के लिए ऑलरेडी आप इंटरेस्ट को कंसीडर कर चुके हो, उसके अंदर केडी भी तो होता है डब्ल्यूएसीसी के अंदर, तो वापस से इंटरेस्ट को कंसीडर नहीं करना चाहिए। जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हो, आप बोलते हो ना भाई ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इक्वल टू ईबीटी, तो ये कहते हैं उस ईबी जो इंटरेस्ट है ना, दैट शुड नॉट बी कंसीडर्ड, अदरवाइज ये डुप्लीकेशन हो जाएगी, इंटरेस्ट को आप दो बार एक तरह से काउंट कर रहे हो, ये होता है। ठीक है, ठीक 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 है। थोड़ा सा एसएम के क्वेश्चंस देख लेते हैं, सिर्फ इतना पहचान लेते हैं कि किस क्वेश्चन के अंदर क्या चीज अपने को लिखकर जो एग्जाम में आनी है। चीजें सारी क्लास के अंदर जो है पड़ी हुई हैं एसएम से संबंधित, सिर्फ यहाँ पर ये पहचान है, कई बार क्वेश्चन थोड़ा सा प्रैक्टिकल केस सिनेरियो बनाकर, केस स्टडी बनाकर वो पूछ लेता है, तो हमें उतना पहचान है कि किस क्वेश्चन में क्या क्या चीज लिखनी है। फिफ्थ क्वेश्चन ए पार्ट, टर्मिनोलॉजी सेम रहेगी। क्वेश्चन कहता भैया ऐसा है, क्वेश्चन पेपर में चार क्वेश्चन है, जिसमें से जो पहला है, पांचवा नंबर हो गया ना उसका, क्योंकि पहले चार तो एफएम के हो गए, तो पांचवा जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये कंपलसरी है, और जहां तक बाकी दो हैं, वो मतलब बाकी तीन में से दो करने हैं आपने, तो टोटल चार क्वेश्चन मिलेंगे फिफ्थ क्वेश्चन का ए पार्ट। वैसे ही यहाँ पर रहेगा, पहला 15 नंबर का रहेगा, बाकी सब 10-10 के रहेंगे। आइए जी, ABC Group of Company has 5 projects at different geographical location. Each project is managed by a dedicated project manager. ठीक है, a CEO is supported by a team of subject matter expert in each function at corporate level of the company. CEO साहब को सपोर्ट कौन कर रहे हैं जी, SMEs, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स। As an accepted practice, the authority and communication flow vertically and horizontally in the company. इस लाइन से ही आंसर मिल चुका है क्वेश्चन का। अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन फ्लो वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली, नॉर्मली या तो वर्टिकल होगा या हॉरिजॉन्टल होगा। क्वेश्चन आगे कहते हैं देयर आर 5 कॉमन फंक्शन, फाइनेंस, एचआर, ऑपरेशन, मार्केटिंग, आईटी। ईच फंक्शनल मैनेजर इज हैविंग एडमिन रिलेशनशिप विद द रिस्पेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजर एंड फंक्शनल रिलेशनशिप विद द रिलेटेड एसएमई विद अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज और हर रोल एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहता हमारी क्या, मैं वापस से पढ़ना चाहूंगा, ध्यान देंगे दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन कह रहे हैं ईच फंक्शनल मैनेजर इज हैविंग एडमिन रिलेशनशिप विद द प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर वर्टिकल रिलेशनशिप है, और फंक्शनल यानी कि हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप है विद द एसएमई। क्वेश्चन कहता भैया ऐसा करिए, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बेस्ट सूटेड इन द अबव सिनेरियो। जहां पर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों चलते हैं, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर होता है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज बताने के लिए कह रहे हैं। ये लीजिए, मैं मेन आपको मार्किंग करवा देता हूँ, ये मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछे जो सब ये क्लास में हमने डिस्कस करे हुए हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन सेज फर्दर, कहता है जी कंपनी है इक्रो, एक्रो लिमिटेड इज एन ई कॉमर्स कंपनी स्पेशलाइजिंग इन सेलिंग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। Although the company has been doing well, it still continues actively to strengthen its brand identity, launch creative and impactful marketing campaigns, introduce new and innovative eco-friendly product। कहता चाहे कंपनी अच्छा कर रही है, बट इट स्टिल कंटिन्यूज एक्टिवली, मतलब प्रोएक्टिवली अपना काम करते रहते हैं, ब्रांड आइडेंटिटी बना रहे हैं, क्रिएटिव और इम्पैक्टफुल मार्केटिंग कैंपेन्स लॉन्च करते रहते हैं, चाहे बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जैसे कि आप कई बार देखते हो माउंटेन ड्यू, कोका कोला, इन सब चीजों की ऐड आती है, क्या हम लोगों को पता नहीं है कि ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट करते हैं, हमें पता है, लेकिन फिर भी वो अपने नए इनोवेटिव टाइप के ब्रांडिंग कैंपेन्स निकालते रहते हैं, अपनी ब्रांड इमेज को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो प्रोएक्टिव रहते हैं, किसी का इंतजार नहीं कर रहे कि कब कोई और करेगा तो हम करेंगे, नहीं भाई, प्रोएक्टिव रहना भी बड़ा आवश्यक है। However, the company has started facing increasing competition from large retailer who are entering the eco-friendly space। कहता है जो हम काम करते हैं हम उसमें आ रहे हैं, तो हमें दिक्कत होने लगी। To face the competition, company quickly started to adopt to changing marketing condition, मतलब अब आप रिएक्टिव हो रहे हो। हम एनालाइज करें कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटेजी, डिफरेंट स्टाइल ऑफ मार्केटिंग जो है पुत्र वो अडॉप्ट कर रहे हैं इन रिस्पॉन्स टू कॉम्पिटिटर एक्शन, इन रिस्पॉन्स टू कॉम्पिटिटर मतलब रिएक्टिव स्ट्रेटेजी। ठीक है ना, डिस्कस द स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस टेकन बाय एक्रो इन द टू डिफरेंट सिचुएशंस टू स्टे कॉम्पिटिटिव। कहता कॉम्पिटिटर रहने के लिए हमने कौन सी दो स्टेजेस, कौन सी दो अप्रोच लगाई, तो आंसर पता है, पहली प्रोएक्टिव और दूसरा रिएक्टिव। और कहते हैं एक्सप्लेन द स्ट्रेटेजी जो आपको फ्यूचर में लगानी है कि सो दैट आप कॉम्पिटिटिव रहें और कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस गेन कर सकें। ये लो भाई, जैसा हमने कहा, ये कह रहा है यहाँ पर रीट्रेट कर रहे हैं कि भैया प्रोएक्टिव और रिएक्टिव है। प्रोएक्टिव लगाई जो उसने शुरू में तीन चार चीजें बताई, ब्रांड ब्रांड आइडेंटिटी है, मार्केटिंग कैंपेन और प्रोडक्ट इनोवेशन कर रहे हैं। और फिर रिएक्टिव में बताया कि हम कंपटीटर का एनालिसिस कर रहे हैं, उसकी प्राइसिंग को देख रहे हैं, उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी एक्सेट्रा को देख रहे हैं, और फ्यूचर में कैसे करना है हमने उसके लिए चीजें बताई। बड़ा आसान है, ऐसा नहीं कि आपको जो यहाँ लिखा है वही कॉपी करके आना है,
कई चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको खुद से सोचनी पड़ेंगी वहाँ पर। आप ऐसा क्या करो जिससे आप मार्केट में टिके रहो? आप क्या करोगे? हम कहेंगे जी कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच होनी चाहिए बिकॉज़ कस्टमर इज़ एट द फोरफ्रंट। कस्टमर जो चाहता है वो उसे देना है। आपने अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी करनी है सो दैट आपकी कॉस्ट कम हो सके, सो दैट आप अपने कॉम्पिटिटर से कम्पीट कर सको। हो सकता है आपको अलायंसेस करने की ज़रूरत पड़े किसी से, क्योंकि हो सकता है आप जो बड़ा कॉम्पिटिटर है आप अकेले उससे ना लड़ पाओ। यू विल हैव टू मेक अ स्ट्रेटेजिक अलायंस विद सम अदर पर्सन, सम अदर ऑर्गेनाइजेशन, जिसके साथ मिलकर आप काउंटर कर सको अपने नए कॉम्पिटिटर को। डिफरेंशिएशन हो सकता है, स्ट्रेटजी आपको अडॉप्ट करनी पड़े इनोवेशन के माध्यम से, सो दैट आप अपने कॉम्पिटिटर को बीट कर सको। तो ये कुछ चीजें जो फ्यूचर में आपको करनी हो। आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या था बेटा? ऑर्गेनिक बेवरेजेस हैज बीन मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सॉफ्ट ड्रिंक्स फॉर ओवर अ डिकेड। बड़े समय से एग्जिस्ट कर रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक का बनाते हैं। क्वेश्चन कहता है जी इट हैज डेवलप्ड अ शुगर फ्री बेवरेज टू कैटर टू द नीड्स ऑफ स्पेसिफिक कस्टमर बाय स्पेंडिंग हेवीली ऑन आर&डी फॉर दिस प्रोडक्ट। शुगर फ्री ड्रिंक बनाई। इन एडिशन लॉट ऑफ मनी वाज स्पेंड ऑन मार्केटिंग ब्रांडेड एज से नो टू शुगर। तो ये इस प्रकार से इन्होंने ब्रांडिंग करी, शुगर को मना करिए, शुगर को नो कहिए, और इसके लिए लाइसेंस भी लिया। इन अ स्पैन ऑफ 5 months कंपनी हैज गेन्ड अ मेजर शेयर इन द मार्केट फॉर दिस न्यू प्रोडक्ट एंड इज ग्रोइंग रैपिडली। ठीक है, मार्केट शेयर भी मिल गया और ग्रोथ भी हमारी हो रही है। प्रॉफिटेबिलिटी भी इस प्रोडक्ट की बढ़िया है कहते। In order to take the advantage of best opportunity for expansion, it has to make heavy investment to maintain their position in the current and new market. लेकिन पैसा हमारा बहुत सारा जाएगा। क्लासीफाई से टू नो टू शुगर प्रोडक्ट, जो ये प्रोडक्ट की बात करी, कहते हैं इसको क्लासीफाई करिए इन द मोस्ट रिलेटेड कैटेगरी इन द टू डायमेंशनल ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स एज पर द बीसीजी। याद है? स्टार, कैशकाओ, डॉग। Explain the strategies which can be pursued post identification and classification of the product in such metrics and share the limitations. लिमिटेशन किसकी? बीसीजी की। कहता बताना ये कौन सी कैटेगरी में आएगा टू डायमेंशनल ग्रोथ मैट्रिक्स में। बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, स्टार है। क्यों? उसने कुछ चीजें बताई। सबसे पहले उसने कहा भैया आपको हैवी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी टू मेंटेन द पोजीशन। उसने कहा ग्रोइंग रैपिडली, हाई ग्रोथ है। उसने कहा हमारे पास शेयर आ गया, हमारे पास हमारा शेयर भी हाई है। अगर हाई शेयर, हाई ग्रोथ और आपको काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए उस चीज को कंटिन्यू करने के लिए, तो हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं स्टार में। कहा गया? या तो इट्स अ स्टार। ठीक है ना? बाकी सब चीज जो मैंने बताई, स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं पोस्ट आइडेंटिफिकेशन, सिखाई हुई क्लास में। बिल्ड होती है, होल्ड होती है, हार्वेस्ट और डाइवेस्ट। अब यहाँ पर जो डाइवेस्ट है वो तो स्ट्रेटेजी अनसुटेबल है, क्योंकि डाइवेस्ट का मतलब होता है पैसा निकाल लेना। ठीक है ना? सेल या लिक्विडेट कर देना, तो वो नहीं है। हार्वेस्ट में क्या होता है? शॉर्ट टर्म में हम कहते हैं पैसा अपना निकाल लो, वो भी स्ट्रेटेजी नहीं है यहाँ पर। दो स्ट्रेटेजी है, बिल्ड और होल्ड। बिल्ड का मतलब है कि और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हुए अपने मार्केट शेयर को और बढ़ाना। तो बिल्ड स्ट्रेटेजी यहाँ पर एक तो सूटेबल है, और दूसरा होल्ड स्ट्रेटेजी, जहां पर हम कहते हैं कि आपने अपना मार्केट शेयर जो है करंट वाला मेंटेन करना ही करना है हर हालत में। जो सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है वो बिल्ड स्ट्रेटेजी यहाँ पर रहेगी। उसकी लिमिटेशंस की बात है क्लास में हमने पढ़ा हुआ है। आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और क्या पूछते देखते हैं। क्वेश्चन कहता है जी इंटरनेशनल डेवलपमेंट इज एक्सपेंसिव एंड चैलेंजिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ द स्टेटमेंट एक्सप्लेन द इंटरनेशनलाइजेशन। पढ़ते हैं हम क्लास में इसे। और कहता स्टेप्स क्या होते हैं जब आप प्लानिंग करते हैं इंटर लेवल पर जाने की। ठीक है जी, इंटरनेशनलाइजेशन का मतलब है कि हाँ हम और जो है अपनी कंट्री के अलावा और डिफरेंट कंट्रीज में भी जाकर काम करना चाहते हैं ग्लोबल लेवल पर। तो कहता है उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। ग्लोबल लेवल पर अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स को देखा जाता है। स्कोप ऑफ ऑपरेशन डिसाइड किया जाता है कि आपने कितने लेवल तक जो है आगे अपनी एक्सपेंशन करनी है। ग्लोबल ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं। एंड जो स्ट्रेटेजी बनती है वो टॉप लेवल पर बनाई जाती है। कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजीज हो सकता है अभी तक आप एक ही कंट्री में काम करें तो वहां पर जो स्ट्रेटेजी थी वो अलग थी एज कंपेयर टू व्हाट विल बी नाउ व्हेन यू आर गोइंग इंटरनेशनल। तो आपको उसी को ध्यान में रखते हुए जो स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। देन इट सेज मैनेजिंग द स्टेक होल्डर्स is critical to the success of a project। बिल्कुल ठीक। एक्सप्लेन हाउ द मैट्रिक्स ऑफ मेंडलो हेल्प्स इन मैनेजिंग स्टेक होल्डर, कैटेगराइज द स्टेक होल्डर इनटू ग्रुप्स। हम बढ़ते तो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस इंटरनल एनवायरनमेंट में मेंडलोस मैट्रिक्स, जिसको पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स या फिर स्टेक होल्डर एनालिसिस मैट्रिक्स के नाम से भी जाना जाता है, जिसके अंदर चार भाग में हम जितने भी स्टेक होल्डर उनको बांटते हैं। तो प्लेन क्वेश्चन पूछा है, नथिंग स्पेशल इन दिस, जैसा हमने क्लास में किया है उसी प्रकार से ये आंसर हो जाएगा। हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन कहता है जी outline the main levels of management generally found in an organization, explain the type of network or relationship between these levels। ठीक है ना? एंड अमंग्स द सेम लेवल्स ऑफ बिजनेस। तो हम ये क्लास में पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 1 में ही आ जाते हैं कि भाई कॉर्पोरेट लेवल है, बिजनेस लेवल है और आपका फंक्शन लेवल होता है, और उसके बाद इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। जिस प्रकार से क्लास में किया वैसे टू वैसे ही आपने आंसर कॉपी कर देना है। Then what do you understand by the strategic performance measure? Very easy. State the reasons for importance of for an organization of these measures।
तो अंतिम चैप्टर जो हमारा होता है वहां पर स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स की बात की जाती है, वो है, और साथ में इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में लिखाना है। प्लेन प्लेन क्वेश्चन, नथिंग स्पेशल, ठीक है ना। हमारा मेन काम इस सेशन में क्या रहता है कि जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं उसको हम पढ़कर ये पहचान लें कि क्या हम उसे करने लायक हैं या नहीं है। जैसे एफएम का हर एक क्वेश्चन मैंने आपको साथ साथ करके बता दिया, एसएम में वैसे हमें ये पहचानना है कि किस क्वेश्चन के अंदर क्या उत्तर हमें उत्तर देकर आना है। क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट, एज पर वन ऑफ द फाइव फोर्सेस ऑफ कंपटीशन माइकल पोर्टर स्टेटेड दैट मोर इंटेंसिव इज द राइवलरी लेस अट्रैक्टिव इज द इंडस्ट्री। बिल्कुल सही बात है, जितना ज्यादा कंपटीशन है उतनी ही मतलब कम अट्रैक्टिव वो इंडस्ट्री रहेगी, क्योंकि आपस में सारे लड़कर प्रॉफिट मार्जिन कम कमा रहे होंगे। इन व्यू ऑफ दिस एक्सप्लेन द कंडीशंस इन विच राइवलरी among these competitors tends to be cut throat in industry profitability। लो तो हमने क्लास में पढ़ी हुई है ये बातें, माइकल पोर्टर साहब की जब हम पढ़ते हैं फाइव फोर्सेस मॉडल, वही पॉइंट्स आपने यहाँ पर लिखकर आने हैं। दूसरा पॉइंट कहता है जी, एक्सप्लेन द प्रोडक्ट ग्रोथ मैट्रिक्स, sorry, product market growth matrix as propagated by Iger Ansoff as a device for identifying the growth opportunities for the future। तो जब हम strategic choices नाम के हेडिंग पढ़ते हैं वहां पर कई सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के थिंकर्स के मैट्रिक्स और स्ट्रेटेजीज हमें सिखाई गई, जिनमें से एक एंसोफ साहब की है, जो कि 4 तरीके से बताते हैं कि भाई मार्केट नहीं है या प्रोडक्ट नहीं है, तो मार्केट पेनिट्रेशन हो सकती है, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, और अगर दोनों चीजें नवी हैं तो डाइवर्सिफिकेशन। तो उसके बारे में एक्सप्लेन करते हुए आपने आना है। उसके बाद अंतिम प्रश्न जो आता है, ये देख रहे हैं आप, इंटरनल चॉइस थी यहाँ पर, एक आपके पास इंटरनल चॉइस थी, इन दोनों में से एक करना था, और सॉरी ये हो गया, ये या फिर ये वाला। राइट अ शॉर्ट नोट की स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जब आप इंटरनल एनवायरनमेंट का एनालिसिस पढ़ते हैं वहां पर की स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स होते हैं जी कुल मिलाकर 4, इंडस्ट्री एंड मार्केट, कस्टमर्स, प्रोडक्ट सर्विसेज और चैनल। तो बहुत डिटेल में टॉपिक आपको सिखाया जाता है, यहाँ पर 5 मार्क्स के अंदर पूरा समेटना है, तो मेन मेन बातें आपने लिखानी है। राइट, तो दिस वाज ऑल विद रिस्पेक्ट टू द पेपर जो कि इंस्टीट्यूट ने जनवरी 2025 में पूछा था। अगला आने वाला अटेम्प्ट है मई 2025 का, जिसके लिए मैं आप सब बच्चों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि बढ़िया तरीके से आपने अपना पेपर करके आना है। तैयारी आप बच्चों की बहुत अच्छी हुई, जिन बच्चों ने मुझसे क्लास ली है, रेगुलर लिया है या फास्ट ट्रैक में, बहुत डिटेल्ड मैनर में बढ़िया तरीके से सारी चीजें करी हैं, और अपना जो होमवर्क वाला स्टाइल है उसके कारण हर बच्चा जो है पूरी तरह से कॉन्फिडेंट फील करता है एग्जाम से पहले। तो भाई आई जस्ट वांट टू विश यू ऑल द बेस्ट, एंड आई वांट टू से अपने ऊपर बिलीफ रखना है, डोंट क्वेश्चन योर सेल्फ, यू हैव प्रिपेयर्ड वेल, जो भी होगा सब बढ़िया होगा। एग्जाम हॉल में जाना है फुल कॉन्फिडेंस के साथ, और 3 घंटे में बस अपना बेस्ट शॉट देकर आना है पुत्र, ये नहीं भूलना तैयारी की हुई है। कोई भी बच्चा कोई भी फालतू का एक्सक्यूज देकर एग्जाम अपना खराब मत कर लेना, या फिर ऐसा ना हो कि एग्जाम देने गए ही नहीं। यू ऑल हैव टू गो टू द एग्जामिनेशन हॉल, जितनी भी तैयारी हो उस तैयारी के साथ जाओ, और अपना बेस्ट शॉट पुत्र आपने देकर आना है। ठीक है जी, आज का सेशन करते हैं यहीं पर समाप्त, मुलाकात करेंगे आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।